नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। फ्रेंड्स, पिछले दिनों काफ़ी चर्चा थी कि संजय राउत ने सामना में एक्सपोज किया था कि एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस शिकायत लेकर सुबह 4 बजे अमित शाह जी से मिले और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी कुछ कहा कि हमें ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, मुझे मुख्यमंत्री कब मिलेगा पद, आपने वादा किया था। काफ़ी चीज़ें उन्होंने लिखा, एक्सपोज किया था। तो इसमें सच्चाई क्या है, इसके ऊपर हम आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से उन्होंने उसमें लेख लिखा था, जिस तरह से उसमें ड्रामेटिक वर्ड इस्तेमाल किया गया था, कितना सही था और क्या ये पॉसिबल है कि शिवसेना भविष्य में बीजेपी में मर्ज होगी या करवाया जाएगा, या शिवसेना की कोई मजबूरी खड़ा होगी जिसमें एकनाथ शिंदे को बीजेपी में जाना पड़ेगा। इन्हीं सब कई सवालों के साथ हम आज आपके साथ वीडियो सामने रूबरू हो रहे हैं। हमारे साथ में सुभाष काले जी, जो काफ़ी वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये संभव है कि भविष्य में शिवसेना महाराष्ट्र में ना रहे, क्योंकि उद्धव जी की शिवसेना वाटा खत्म हो चुकी है लगभग। शिवसेना है एकनाथ शिंदे के पास है, और वो भी अगर बीजेपी मर्ज हो जाती है तो क्या भविष्य में महाराष्ट्र में शिवसेना नहीं रहेगी या कुछ और हो सकता है? क्या ये संभव है? इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। सब स्वागत है एक बार फिर से। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से सामना में खलबलजनक जो एक्सपोज गौ विस्फोट काफ़ी कुछ लिखा गया था, क्या ये संभव है कि एकनाथ शिंदे जी सुबह सुबह 4 बजे अमित शाह जी से मिलने पहुंच जाएंगे और अमित शाह जी उनको बुला लेंगे और ये सब बातें हो सकती है? कितनी सच्चाई आप मानते हैं इसको? अभी एक बात तो अपने को माननी पड़ेगी जी कि संजय राउत ये आदमी जी वो इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि जैसे कि ये सब घटना उसके आंखों के सामने ही हो गई है। वो खुद वहां थे। हाँ, मतलब वो पूरे डायलॉग के साथ कि भाई फिर अमित शाह जी ने क्या कहा, फिर एकनाथ शिंदे ने क्या कहा, फिर अमित भाई ने क्या कहा, फिर एकनाथ शिंदे जी ने, मतलब वो उसका जो नरेशन रहता है वो मीडिया वालों को बेवकूफ बनाना में मास्टर है वो। ये इसका तो मानना पड़ेगा, संजय राउत को मानना ही पड़ेगा कि वो मीडिया को बेवकूफ बनाने में वो हमेशा कामयाब रहता है, और मीडिया भी उसके पास हमेशा भागती रहती है। देखो, एक थोड़ा अगर हम सोचते हैं पॉलिटिकल, जिसको थोड़ा एनालिसिस करने का थोड़ा ये है कि थोड़ा व्यू है। 2021 में जी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। 21 में वो टूट गई, 22 में। 21 में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। 19 में जब बीजेपी और दोनों साथ में लड़े, लेकिन वो जाकर मुख्यमंत्री बने। तो उसके बाद तब से 2019 से लेके 2022 तक शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी साथ में थे। महाविकास आघाड़ी सरकार थी, उनका काम अच्छी तरीके से वो लोग कर रहे थे। लेकिन बीजेपी के कहते हैं ना कि अमित भाई को जो बोला था कि आपने ऐसा कहा था वगैरह वगैरह, वो सब आप बहुत बड़ी बातें हैं वो। लेकिन बीजेपी को मौका की तलाश थी कि इनको सबक सिखाना है, और उस हिसाब से शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, एनसीपी के 2 टुकड़े, और एनसीपी के भी 2 टुकड़े हो गए। अभी बीजेपी की ये पॉलिसी रही है महाराष्ट्र में कि शिवसेना को तोड़ो और राष्ट्रवादी को तोड़ो। शरद पवार को अलग किया और अजित पवार से उनको अलग कर दिया। यहाँ पे उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे को अलग कर दिया। अभी आप सोचो कि जिसने ऐसा किया है वो एकनाथ शिंदे को बोलेगा कि हम में मर्ज हो के आपकी पार्टी खलास करो? ये कॉमन सेंस है ना। किसी भी हालत में ये 2 पार्टियां जो हम बीजेपी ने ही निर्माण किए, मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि बीजेपी ने निर्माण की हुई ये 2 पार्टियां हैं, राष्ट्रवादी अजित पवार गठ और शिवसेना एकनाथ शिंदे गठ। तो वो अपने में मर्ज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उनको मेंटेन करना, उनको रखना, ये बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा ऐसा है कि वो बीजेपी को ये दोनों, राष्ट्रवादी के 2 टुकड़े और शिवसेना के टुकड़े आज जरूरी है उनको। तो अगर बीजेपी को पहले खत्म करना ही है तो वो पहले शरद पवार और उद्धव ठाकरे को खत्म करेंगे। वो एकनाथ शिंदे और अजित पवार को क्यों करेंगे? ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई। जिसको थोड़ी बहुत राजनीति समझती है तो वो तो अभी जो चाल चल रही है,
अभी बीच में कोई बोलता है कि उद्धव ठाकरे से बीजेपी में आने हाँ, की कोशिश है, देवेंद्र फडणवीस से उनका मुलाकात कुछ हुई। का ये हाथ हाथ मिलना हो सकता है, उनको अभी विरोधी पक्ष नेता, देखो विरोधी पक्ष नेता पद मिलना है तो मिलने ही वाला है जी, वो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उनके सबसे ज्यादा आमदार शिवसेना के, तो उसमें बीजेपी का क्या सोई लेना देना है ही नहीं। और राजनीति में जैसे मैंने कहा कि कभी भी कोई भी हमेशा का दोस्त या हमेशा का दुश्मन तो होता ही नहीं है, जी, लेकिन आज की सिचुएशन में अगर हम सोचते हैं तो बीजेपी को और अजित पवार को और एकनाथ शिंदे को दोनों को मेंटेन करना, जिंदा रखना है मैं जिंदा रखना, मेंटेन करना जरूरी है जी। और वो उनको रखेगी जब तक उद्धव ठाकरे और शरद पवार खत्म नहीं होते हैं तब तक। और ये आने वाले जो नगर पालिका, महापालिका, जिला परिषद इलेक्शंस आने वाले हैं उसमें ये काफ़ी हद तक ये मामला निपटाया जाएगा। दूसरी बात, वो जो दोनों अब चारों के ऊपर एक प्रेशर रहता है हमेशा, शरद पवार, अजित पवार और इधर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो नेता है, वो तो बोलते हैं इधर नहीं, आप एकनाथ शिंदे के गुट में है आज, वो बोलेंगे नहीं ऐसा ऐसा हो रहा है तो मैं चला उद्धव के पास। कल अजित पवार का कार्यकर्ता बोलेगा मुझे यहाँ पे मान नहीं मिल रहा है, वहाँ पे मुझे ज़्यादा अच्छा है, मैं चला शरद पवार के पास। वहाँ के कार्यकर्ता इधर और इधर के कभी भी जा सकते हैं, आ सकते हैं वो लोग तो आज। इसीलिए ये चारों नेताओं को अपनी अपनी पार्टी संभालना, अपनी अपनी पार्टी जिंदा रखना, यही सबसे बड़ी मुश्किल बात है जी। और ये सच है। ये चारों को अपनी पार्टियां संभालना, जिंदा रखना, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं के अपने पास जमा कर रखना, ये ऐसी मुश्किल सिचुएशन में ये लोग हैं। ये बीजेपी के साथ कोई पार्टी, बीजेपी क्यों उनको मर्ज करेगी? उनको जितना वीक करने की कोशिश हो रही है वो वीक करेगी। देखो उनका हर पार्टी को अपनी पार्टी बढ़ाना, ये तो उनका काम ही रहता है। तो बीजेपी अपनी पार्टी स्ट्रांग करने की कोशिश करेगी, तो जब ये वीक हो जाएंगे तो अपने आप बीजेपी स्ट्रांग हो जाए। तो इसीलिए मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि एकनाथ शिंदे मर्ज होंगे या अजित पवार मर्ज होगा वगैरह, ये सब बकवास है। ये हमेशा की तरह संजय राउत की नौटंकी है और लोग और मीडिया उसके ऊपर काफ़ी चर्चा करते हैं, काफ़ी बातें करते हैं। ये पूरे 5 साल मैं अभी बोल रहा हूँ, ये पूरे 5 साल देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के रूप में रहे और ये दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। ये पूरे 5 साल सरकार अच्छी तरह से चलाएंगे, ये पार्टियां मेंटेन होंगी। अभी तो आने वाले पूरा कंसंट्रेशन तो अभी नगर पालिका, महापालिका और जिला परिषद के इलेक्शन के ऊपर रहेगा। अच्छा, वो कब होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है कि वो जल्द से जल्द अक्टूबर नवंबर में होगा, उससे पहले तो हो ही नहीं सकता, या 2026 में हो, या तो आगे भी जा सकता है। तो इसीलिए अभी तो फिलहाल एक ही काम है कि तीनों ये संभालो, इनको हमेशा क्या बोलते हैं डेंजरस सिचुएशन में ये चारों नेताओं को रखो और ये चारों नेताओं को हमेशा एक दूसरे के खिलाफ, भाई ये कहीं वो इधर नहीं जा रहा है, वो कहीं उधर तो नहीं जा रहा है, ये इनको टेंशन तो वो है। तो क्या लगता है कि जो संजय राउत ने पेशकश की है अपने सामना के प्रति, क्या ये एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को जो लगातार मीडिया में बना हुआ है कि तनाव चल रहा है, उनके प्रपोजल कैंसिल किए जा रहे हैं, उनके स्थगित किए जा रहे हैं काम को, तो उसके अंदर उन्होंने पत्थर फेंकने की कोशिश की, ऐसा लगता है आपको? 101% उनका काम ही है ना। देखो क्या है, ये 3 पार्टियों का गवर्नमेंट है, इसको अगर अनस्टेबल करना है तो ऐसी बातें करना जरूरी है कि भाई एकनाथ शिंदे और देवेंद्र जी के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है, अजित पवार और एकनाथ शिंदे की जमती नहीं है, अजित पवार को देवेंद्र फडणवीस अजित पवार को ज़्यादा करीब करते हैं और एकनाथ को दूर कर, ये सब बातें जो है ये राजनीति के मोहरे घुमाने की बात है। और ये विपक्ष वाले, मतलब खासकर संजय राउत, ये जो कर रहा है वो तो कभी कभी मैं उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि वो जिस तरीके से ये लोगों के मन में और मीडिया के मन में भ्रम पैदा करता है, अरे ऐसा हो सकता है क्या, अरे ऐसा हो सकता है क्या, एकनाथ शिंदे मर्ज हो सकते हैं, ये उनका काम है। और वो संजय राउत और इस बात में एकदम मास्टर है, वो झूठ बोलने में ज़बरदस्त मास्टर है और वो बराबर ऐसे नई हर 2-4 दिन में एक नई बात निकालता है।
और मीडिया में अपना नाम और अपना इमेज हैमर करते रहता है तो चलते ही रहेगा, और ये अभी तो नहीं, और आगे भी चलते रहने वाला। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, चर्चा बहुत बड़ी थी, क्योंकि यही थी कि एकनाथ शिंदे क्या भविष्य में बीजेपी में मर्ज हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह सामना में एक्सपोज किया गया था संजय राउत द्वारा, उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं थी। हर कोई कयास लगा रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या महाराष्ट्र से शिवसेना खत्म हो जाएगी। सवाल बहुत बड़ा है, और लेकिन इसका उत्तर जो है कोई नहीं दे सकता। उत्तर देंगे तो सिर्फ संजय राउत दे सकते हैं, और उन्होंने दिया भी। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।